हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम सितंबर मंथ की स्कीम्स को कवर करेंगे। स्कीम्स के साथ साथ कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं, अभियान होते हैं, अवार्ड्स होते हैं जो कि न्यूज़ में बने रहते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी तरह का डाउट आता है या आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा। ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप करेंगे तो एक तो हमें एनकरेजमेंट मिलती है और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की, साथ ही साथ यूट्यूब हमारी वीडियोज़ को फिर और भी ज़्यादा पुश करने लग जाता है, दूसरी ऑडियंस को भी हमारी वीडियो दिखाता है और हमारे लिए ये चीज़ आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ एनकरेजमेंट के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके जाएँ। इंडिया का एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है और वो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, यानी कि 2022 तक 2022 तक सभी को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने की हम एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए रूरल एरिया के लिए हमने जो स्कीम बनाई हुई है उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर कुछ लोगों को हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। कौन कौन से लोग हैं वो? रूरल एरिया में ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि होमलेस हैं, या फिर जो लोग कच्चा हाउसेस के अंदर रहते हैं, यानी कि पक्के मकान जिनके पास नहीं है, या फिर जिनके हाउसेस की जो सिचुएशन है, जो हाउस है वो अच्छी हालत में नहीं है, यानी कि डिलापिडेटेड कंडीशन के अंदर उनका मकान खड़ा है। तो इन सभी लोगों को हम कुछ फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपना घर बना सकें। ये जो फाइनेंशियल ग्रांट है ये कितनी होगी? फाइनेंशियल ग्रांट अगर अगर कोई रूरल एरिया प्लेन में है, ठीक है, प्लेन जैसे एरिया में रूरल एरिया पड़ता है तो प्लेन के अंदर 1.2 लाख रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर किसी रूरल एरिया में जो कि किसी हिली एरिया में पड़ता है, कोई ऐसा रूरल रीजन है, गांव का ग्रामीण क्षेत्र है जो कि हिली एरिया में पड़ता है, तो वहां पे 1.3 लाख रुपीस प्रोवाइड किए जाएंगे। ये ग्रांट की रूप में होंगे। तो इससे वो अपना घर बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं। लेकिन कोई भी घर तब तक रहने लायक नहीं होता जब तक कि उसके पास कुछ बेसिक एमिनिटीज ना हो। अब ये बेसिक एमिनिटीज क्या होते हैं? बेसिक एमिनिटीज में सबसे पहली चीज होती है आपकी टॉयलेट। तो टॉयलेट बनाने के लिए भी इस स्कीम के अंदर लोगों को 12,000 रुपए मिलते हैं। तो ऐसे जितने भी घर होंगे जो कि अपने घरों के अंदर टॉयलेट बनाएंगे उन्हें 12,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम चल रही है, एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के थ्रू उन्हें पानी पहुंचाया जाएगा। उज्ज्वला उज्ज्वला स्कीम के थ्रू लोगों के घर में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। तो क्या क्या? एक तो घर प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ बेसिक एमिनिटीज जिसमें टॉयलेट, जल जीवन मिशन के अंदर पानी, उज्ज्वला के अंदर एलपीजी कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। ग्रांट्स कितना है वो आपको याद रखना है। किन लोगों को मिलेगा? ये ग्रांट्स प्रोवाइड किया जाएगा रूरल एरिया के होमलेस लोगों के लिए, जो कच्चे हाउस में रहते हैं उनके लिए, जिनके घर बुरी सिचुएशन में है, डिलापिडेटेड हाउसेज में है। पर इनको आइडेंटिफाई कौन करेगा? कौन बताएगा कि ये आदमी होमलेस है या नहीं है, इसका घर कच्चा है या नहीं है, डिलापिडेटेड है या नहीं है? तो इसको पता लगाने के लिए हम एक सेंसस यूज करेंगे जिसका नाम है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग हम इन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और इन लोगों की वेरिफिकेशन की जाएगी। और वेरिफिकेशन कौन करेगा? वेरिफिकेशन करेगा रूरल एरिया के अंदर होता है एक ग्राम सभा। तो वेरिफिकेशन ग्राम सभा की जिम्मेदारी इसके अंदर दी गई है। एक और सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि ये जो सारा का सारा चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सभी के अंदर जो खर्चा होगा वो खर्चा कौन करेगा? क्या वो खर्चा सेंटर करेगी या फिर खर्चा स्टेट करेगी? तो इसमें खर्चा कैसे डिवाइड किया जाता है? अगर रूरल रीजन किसी हिली स्टेट के अंदर है, हिली रीजन के अंदर है, तो उस रूरल रीजन के अंदर खर्चा जो है 90% सेंटर करेगी और 10% स्टेट। जो बाकी सारे के सारे एरिया बचे अदर स्टेट में, जैसे कि प्लेन हो गया, प्लेन के अंदर अगर कोई स्टेट है तो उसके अंदर 60% खर्चा सेंटर करेगी और 40% जो है वो स्टेट करेगी। तो इस तरह से हमने जो असिस्टेंस है उसको डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। एक और इसके अंदर कंपोनेंट जो ऐड किया गया वो ये है कि एमजी नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। ये जो रोजगार होता है ये अनस्किल्ड रोजगार होता है, ठीक है, और मैनुअल लेबर के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए किसी इंसान को रूरल एरिया के अंदर अपना घर बनाना है,
अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कराना है उसको, और उसको लेबर की ज़रूरत है, तो लेबर के लिए वो इस एमजी नरेगा स्कीम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी यूज़ कर सकता है, उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये एक नई चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि एमजी नरेगा की जो लेबर है उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं इस स्कीम की। तो एक बारी बस इसको रीड कर लीजिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता चुका हूँ। हमारी अगली स्कीम है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। उड़ान का मतलब होता है कि फ्लाइट लेना, फ्लाइट। फ्लाइट कौन दिलवाएगा? कोई ना कोई सिविल एविएशन की मंत्रालय दिलवाएगा, तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है उड़ान। इसको हमने 2016-17 में स्टार्ट किया था और इसका नाम था रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। इस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, अगर मैं इंडिया के बड़े बड़े शहरों की बात करूं, तो अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं, तो दिल्ली में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं और दिल्ली से बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। तो क्योंकि दिल्ली में इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है, इसीलिए दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं। इसी तरह जो मुंबई है, मुंबई का एयरपोर्ट भी बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है, बहुत सारे लोग इसमें हर दिन आते हैं और हर दिन जाते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जितने भी एयरलाइंस वाले हैं जो भी अपना जहाज़ उड़ाते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि उन्हें अपना प्लेन दिल्ली वाले रूट पर चलाने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा वहीं पे ही तो उनकी ज़्यादा टिकटें बिकेंगी। तो सारे के सारे एयरलाइंस वाले ऐसी जगहों पे अपने प्लेन को उड़ाना चाहते हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक हो। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ रीजन ऐसे भी हैं जो छोटे शहर, टाउन, छोटे एरियाज़ होते हैं, जिनको हम टीयर 2 या फिर टीयर 3 एरियाज़ के नाम से जानते हैं। ये जो छोटे शहर होते हैं या फिर टाउन होते हैं, इन एरिया में एयरपोर्ट बहुत ही अच्छे से डेवलप नहीं होता। इन एरियाज़ के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, इसीलिए जो एयरलाइन वाले यहाँ पे ज़्यादा उड़ानें रखते नहीं हैं। तो हमारा इस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि इन रीजन्स को भी कनेक्ट किया जाए फ्लाइट के थ्रू। तो यहाँ पे हम इंसेंटिवाइज करेंगे कि जो लोग हैं, लोग टीयर 2 और टीयर 3 एरियाज़ के अंदर ट्रैवल करें। और इनको इंसेंटिवाइज करने के लिए क्या कहा गया कि अगर आप ऐसे एरिया में ट्रैवल करते हैं तो आपकी 1 घंटे की फ़्लाइट, 1 आवर की फ़्लाइट जो है वो आपको केवल 2500 रुपये में मिल जाएगी। यानी कि आप बहुत ही सस्ते में इन टीयर 2 और टीयर 3 एरिया के अंदर घूमने जा सकते हो, घूम के आ सकते हो। तो इस तरह हमने लोगों को एनकरेज किया कि आप इन एरियाज़ में भी जाओ, सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर ऐसी जगहों पे मत जाओ, छोटे एरियाज़ में भी जाने की कोशिश करो। ठीक है, अब इसमें एयरलाइन वालों को कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे, एयरलाइन वालों को कैसे एनकरेज करेंगे कि आप टीयर 2 और टीयर 3 एरियाज़ में भी अपनी फ़्लाइट को लेके आओ। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि हम टीयर 2 और टीयर 3 एरियाज़ में एक रूट निकालेंगे। इस रूट के ऊपर एयरलाइन वाले बिडिंग करेंगे और बिडिंग करके बताएंगे कि कौन इस रूट पे अपनी फ़्लाइट चलाना चाहता है। तो मान लीजिए कोई भी एक रूट निकाला था, उस रूट पे ए एयरलाइन जो थी, ए एयरलाइन उस बिडिंग को जीत चुकी है, यानी कि इस रूट के ऊपर सिर्फ ए एयरलाइन के प्लेन जो हैं वो उड़ सकते हैं। ये जो ए एयरलाइन के प्लेन्स हैं, इसकी कम से कम 50% सीट्स जो हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट पर होंगी, कम दामों पर इसको देनी होंगी। तो इसके जो भी पैसे, मान लीजिए इसकी सीट का दाम था 100 रुपये, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं इसको सिर्फ 50 रुपये में बेचूंगा, तो इसको 50 रुपये का नुकसान हो रहा है। वो 50 रुपये के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? वो 50 रुपये के नुकसान की भरपाई गवर्नमेंट कर देगी। गवर्नमेंट कहेगी कि तू क्यों नुकसान उठा रहा है, तू सस्ती टिकट बेच, तेरा जितना भी पैसा तू कम कर रहा है उस पैसे की भरपाई सरकार कर देगी, जिसको कहा जाएगा वायबिलिटी गैप फंडिंग। हम तेरी भरपाई कर देंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम से। फिर से समझिए, मान लीजिए किसी एरिया पर जाने पे किसी एयरलाइन का खर्चा होता था 100 रुपये का, लेकिन सरकार ने कहा है कि 50% सीट तू सब्सिडाइज्ड रेट पर देगा, तो उसने अपनी सीटों का जो दाम है वो दाम रख दिया था 50 रुपये। तो इसको कितने रुपए का गैप है? इतना उसको खर्चा हो रहा है और इतना मिल रहा है, तो अपने गैप की भरपाई कैसे होगी? अगर इसको 50 रुपये मिल जाए तो उसके गैप की भरपाई हो गई। और ये गैप की भरपाई कौन करेगा? ये गैप की भरपाई केंद्र और राज्य की सरकार दोनों के दोनों मिलके इस गैप की भरपाई कर देंगे। यानी कि जो 50 रुपये हैं ये केंद्र और राज्य की सरकार मिलके इस एयरलाइन वाले को दे देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एयरलाइन वाले मोटिवेटेड रहेंगे टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के अंदर अपने प्लेन्स को उड़ाने के लिए, पहला। दूसरा, क्योंकि टिकट जो है वो सस्ते रेट पे, सब्सिडाइज्ड रेट पर लोगों को मिल रही है, तो लोग क्या करेंगे? लोग इन जगहों पर ज़्यादा ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे।
तो इस तरह से हम इस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि उड़ान स्कीम किससे जुड़ी हुई है। उड़ान स्कीम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के नाम से जानी जाती है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट है जो कि अनसर्व्ड है, जहाँ पे कोई जाता ही नहीं है, या फिर अंडर सर्व्ड है। इन एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, इन एयरपोर्ट्स को दोबारा से रिवाइव करना है, यानी कि यहाँ पे फ्लाइट्स उड़ेंगी, लोग आएंगे, तो ये जो एयरपोर्ट है ये दोबारा से रिवाइव होने लगेंगे। इसके थ्रू हम टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के अंदर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। फिर ये पूरा फंड आप वायबिलिटी गैप फंडिंग का आप समझ गए होंगे कि कम से कम 50%, नियरली हाफ ऑफ द सीट्स जो है वो सब्सिडाइज रेट पर देनी है, और जो भी गैप आएगा उस गैप को कौन पूरा करेगा? सेंटर और स्टेट दोनों मिलके कर देंगे। ऐसा भी किया जा सकता है कि एयरलाइन को और भी ज़्यादा एनकरेज करने के लिए और भी छूट दी जाए। कैसी छूट? हो सकता है कि उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसके जेट फ्यूल के ऊपर, उस टैक्स को वेव ऑफ कर दिया जाए। उसके ऊपर अगर कोई स्टैट्यूटरी चार्जेस लगते थे, उन चार्जेस को वेव ऑफ कर दिया जाए, ताकि हम अपनी कनेक्टिविटी को हमेशा अफोर्डेबल रख सकें। अगली चीज़ आपको याद रखनी है कि इसको इम्प्लीमेंट करने की जो नोडल एजेंसी है या फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? तो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई, इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। ये स्कीम आपकी 2016-17 से चालू हुई थी और इस स्कीम को हमने अलग अलग फेजेस के अंदर स्टार्ट किया है। पहले फर्स्ट फेज आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, और आज की डेट में ये अपने फोर्थ फेज में चल रही है। फोर्थ फेज के अंदर हम किन किन एरियाज को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं? फोर्थ फेज के अंदर हम किन को कनेक्ट कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट कम लोग जाते हैं, जम्मू कश्मीर कम लोग जाते हैं, लद्दाख, हिली स्टेशंस, इन एरिया की कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हैं हम उड़ान 4 के अंदर। उड़ान 4 में आप हेलीकॉप्टर्स और सी प्लेन्स के इस्तेमाल को भी देखेंगे, यहाँ पे उनको भी एनकरेज किया जा रहा है। अगली स्कीम हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी डिजिटल लिटरेसी को लेके। डिजिटल लिटरेसी क्या होती है? मान लीजिए आपको आज की डेट में कोई भी काम करना है, तो आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए कि ईमेल को कैसे भेजना है, ईमेल को कैसे रिसीव करना है, आप अपने ब्राउज़र को कैसे यूज़ कर रहे हैं ताकि इंटरनेट को एक्सेस कर सके, तो ये ब्राउज़र यूज़ करना आना चाहिए। आपको गवर्नमेंट की अगर सर्विसेज लेनी है, तो उन गवर्नमेंट की सर्विसेज को अभी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिजिटल पेमेंट कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, किन चीज़ों को ख्याल रखना है पेमेंट करने में, ये सारी की सारी चीज़ें आज की डेट में जानना एक तरह की नेसेसिटी बन चुका है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं? हमें तो फिर भी पता होती हैं, लेकिन जो लोग रूरल बैकग्राउंड के हैं, गाँव के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पे अभी भी लोगों के अंदर ये जो डिजिटल लिटरेसी है, ये डिजिटल लिटरेसी अभी भी बहुत ही कम है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम पीएमजी दिशा, इस स्कीम के थ्रू, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के थ्रू, हम रूरल एरिया के अंदर डिजिटल साक्षरता या फिर डिजिटल लिटरेसी को पहुंचाना चाहते हैं। तो रूरल एरिया में हमारा टारगेट ये है कि हम लगभग, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि रूरल एरिया में जितने भी हाउस होल्ड हैं, उन हाउस होल्ड में से किसी ना किसी एक इंसान को, 1 पर्सन पर हाउस होल्ड को हम डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कर दें। तो मान लीजिए किसी एक हाउस होल्ड के अंदर 5 लोग रहते हैं, तो इन 5 लोग में से किसी एक को भी अगर हमने डिजिटल लिटरेसी दे दी, तो उसको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ये जो एक इंसान है, ये अपने घर का सारा काम कर सकता है, इन बाकी लोगों को भी ये सिखा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम हर रूरल हाउस होल्ड में से कम एक इंसान को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम हम 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कर दें। ये 6 करोड़ लोग कितने हाउस होल्ड को कवर कर लेंगे? ये 6 करोड़ लोग हमारे 40% रूरल हाउस होल्ड्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, 40% रूरल हाउस होल्ड को ये कवर कर लेंगे। अब इससे क्या होगा? देखिए, आज की डेट में अगर कोई बच्चा अर्बन एरिया में पैदा हो रहा है, तो उसको ये सारी चीज़ें सिखानी भी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली देख देख के ही सीख जाता है। नहीं भी सीखता तो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अर्बन एरिया वाले बच्चों को डिजिटल लिटरेसी काफ़ी हाई रहती है, लेकिन रूरल एरिया के जो लोग हैं वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी लो रहती है। इसको कहा जाता है अर्बन रूरल डिवाइड, अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड भी कह सकते हैं आप। ठीक है, कि एक डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है रूरल एरिया के बीच में और अर्बन एरिया के बीच में। तो जब हम 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेसी दे देंगे, तो रूरल एरिया की भी डिजिटल लिटरेसी थोड़ी सी ऊपर जाने लगेगी, और ये जो डिजिटल डिवाइड है, जो ये गैप है अर्बन एरिया और रूरल एरिया का, ये गैप भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये हमारी एक स्कीम चल रही है,
स्कीम किसके अंदर चल रही है? ये स्कीम को चला रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम मेती के नाम से जानते हैं। मेती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। इसी स्कीम के अंदर एक कैंपेन चला था, कैंपेन को आप ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। एक ड्राइव चली थी, इस ड्राइव के अंदर हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे थे। तो रूरल एरिया के अंदर जिसको भी ये डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे थे उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा था कि आपको ये जो डिजिटल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। और किसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, CSCs के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, इसके थ्रू। ठीक है, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है मेती के द्वारा जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो जो भी मैंने आपको ये पूरा समझाया है सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कुछ भी नया नहीं लिखा है। ठीक है, तो एक बार बस रीड कीजिएगा, बाकी जो आपको समझा दिया वही इसकी पूरी न्यूज़ थी। हमारी अगली स्कीम एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। देखिए, जब भी कोई क्रॉप उगती है तो इस क्रॉप को या तो आप ऐसे ही कंज्यूम कर लीजिए या फिर इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करिए। अब ये प्रोसेसिंग क्या होती है उसको समझने की बात करते हैं। मान लीजिए आपने टमाटर उगाए। इन टमाटरों को अगर आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो 1 किलो टमाटर आपके 50 रुपये में मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसी टमाटर के ऊपर थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर दूं, इसको इंडस्ट्री में ले जाके इसको पिचका के इसकी सॉस निकाल लूँ, तो मैंने अभी ये टमाटो केचप बना ली और ये सेम केचप, सेम टमाटर की सेम केचप जो है वो अब मैं 100 रुपये की बेच सकता हूँ। मैंने इस टमाटर के ऊपर थोड़ी सी प्रोसेसिंग करी और इसको मैंने एक दूसरे प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। इसको कहा जाता है कि मैंने फूड को प्रोसेस किया और प्रोसेस करके अब मैं उसको बेच रहा हूँ। तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई किसान टमाटर उगा के डायरेक्टली टमाटर बेच रहा है तो 50 रुपये मिलते हैं, वहीं पे अगर कोई इंडस्ट्री वाला उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर दे तो वो 100 रुपये कमा लेता है उस टमाटर के ऊपर। तो यहाँ पे उस क्रॉप के ऊपर क्या हो गया? वैल्यू एडिशन हो गई। उस क्रॉप के ऊपर वैल्यू एडिशन हो गई। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे हमें बेटर प्राइसेस मिल रहे हैं, सेम क्रॉप से बेटर प्राइसेस मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, टमाटर जो है, टमाटर को अगर मैं अपने गोदाम के अंदर बंद करके रखूं तो ये टमाटर 1 हफ्ते के अंदर सड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने उसकी केचप बना ली तो ये सेम केचप जो है वो 6 महीने तक खाने लायक रहती है। तो फूड प्रोसेसिंग करने से जितने टमाटर की ज़रूरत है मुझे उतने टमाटर को मैं यूज़ कर लूँगा। जो टमाटर मैं मार्केट में बेच सकता हूँ उन टमाटरों को मैं मार्केट में जाके बेच आऊँगा। लेकिन जो मेरे पास बाकी टमाटर बचे जिसको मैं बेच नहीं पा रहा हूँ उस टमाटर को मैं सड़ने नहीं दूंगा, गलने नहीं दूंगा, मैं उसकी केचप बना लूँगा और 6 महीने तक उस केचप को बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी फूड की जो वेस्टेज है वो वेस्टेज भी कम हो जाती है। साथ ही साथ जब मैं टमाटर उगा रहा हूँ तो मैं एक किसान हूँ, मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस टमाटर को उगाने में सिर्फ एक किसान की एम्प्लॉयमेंट हो रही है, एक किसान की एम्प्लॉयमेंट हो रही है। अगर इस टमाटर को किसान ऐसे ही मार्केट में जाके बेच देगा और सिर्फ टमाटर की तरह सारे के सारे टमाटर बिकेंगे तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है? कुछ ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। कौन से लोग? जो कि खेती बाड़ी कर रहे हैं। पर मान लीजिए टमाटर उगाए, इन टमाटरों को उगाने के बाद इस टमाटर को किसी इंडस्ट्री में भेजा जाएगा जो कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ फूड प्रोसेसिंग कर रही होगी। ये जो इंडस्ट्री है, देखिए टमाटर उगाने में किसान ऑलरेडी अपनी काम कर रहा है, किसान को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ लोग अपना काम कर रहे होंगे, तो इंडस्ट्री में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 2 तरह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, किसान भी है और इंडस्ट्री में भी। जबकि जो हमारा पहला एग्जाम्पल था उसमें सिर्फ किसान को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग है, इस फूड प्रोसेसिंग की वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिसमें से एम्प्लॉयमेंट होता है, खाने की वेस्टेज कम हो जाती है, ज़्यादा अच्छे दाम मिलते हैं हमें अपनी क्रॉप के। जो क्रॉप है, क्रॉप के ऊपर हमारी वैल्यू एडिशन भी इंक्रीज हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से फूड प्रोसेसिंग आज की डेट में एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा है और इसके ऊपर हमारी सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। वो कह रही है कि आप अपने फूड के ऊपर, अपनी क्रॉप के ऊपर, अपनी फसल के ऊपर वैल्यू एडिशन कीजिए ताकि बेटर प्राइस मिले, वेस्टेज कम हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के लिए जो इंडस्ट्री लगेगी उस इंडस्ट्री में भी रोज़गार प्रोवाइड किया जाएगा। आज की डेट में अगर मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का 74% जो इंडस्ट्री है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। और ज़्यादातर ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये बहुत ही छोटे लेवल की हैं। तो इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग।
तो जो भी ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं, इनका 66% जो है वो रूरल एरिया के अंदर ये स्थित है। ज़्यादातर ये कहाँ पे बनी हुई है? ये रूरल एरिया के अंदर बनी हुई है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसको अनऑर्गेनाइज से एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में बनाना है। ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर लेबर काम कर रही है, वो इनफॉर्मल लेबर है। इस लेबर को हमें एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर लेके आना है। उसके लिए हमने जो स्कीम स्टार्ट की है, उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो अभी तक जो मैंने आपको फैक्ट्स बताया कि 74% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, 66% माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपके रूरल एरिया में स्थित हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगर प्री में नहीं आता तो ये मेंस के अंदर पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए। तो अब ज़रा इस स्कीम के हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं जहाँ से हमारे सवाल पूछने के चांसेस होते हैं। ये जो हमारी स्कीम है, स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन या फिर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ये स्कीम हमारी 2020 के अंदर स्टार्ट की थी, 2020 में ये स्टार्ट हुई थी और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम को 5 सालों के लिए स्टार्ट किया था। कौन कौन से 5 साल? 2020 से लेके 2021 तक, ठीक है। फिर उसके बाद 2021 से लेके 2025 तक, ठीक है। तो ये 5 सालों के लिए हमने स्कीम बनाई थी, 24 तक, सॉरी। तो इसके अंदर जो पहला साल था, पहले साल में जितना भी खर्चा होगा, यानी कि 2020 से लेके 2021 के बीच में इस स्कीम के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ था वो सारा का सारा खर्चा केंद्र ने या फिर सेंटर ने बियर किया था। उसके आने वाले ये जो 4 साल हैं, इन 4 सालों में जो ये खर्चा है, ये 4 सालों में खर्चा सेंटर और स्टेट दोनों मिल के बियर करेंगी, जिसमें से 60% सेंटर देगा और 40% खर्चा जो है वो स्टेट देगी। यानी कि हर 100 रुपये पे 60 रुपये सेंटर के और 40 रुपये आपके स्टेट्स के होंगे। इस स्कीम के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं? इस स्कीम के अंदर जो भी हमारे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हैं, इन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को हम अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे अपग्रेड किया जाएगा? इनको सपोर्ट प्रोवाइड करके। और कौन कौन से सपोर्ट इनको प्रोवाइड करेंगे? इनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ इनको अगर अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी मदद चाहिए तो बिजनेस सपोर्ट भी इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके ऊपर जो भी खर्चा होगा, पहले साल में केंद्र ने बियर किया था, अब कौन बियर करेगा? सेंटर और स्टेट दोनों मिलके बियर करेंगे। ये जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस में ये जो हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सपोर्ट किन किन लोगों को मिल सकता है? तो ये सपोर्ट मिल सकता है किसी भी इंडिविजुअल को जो कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को रन कर रहा है। तो कोई भी इंडिविजुअल होगा उसको दिया जा सकता है सपोर्ट दिया जा सकता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम FPO के नाम से जानते हैं, उन्हें भी मिलेगा। कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHGs जो कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं, SHGs, उनको भी सपोर्ट मिलेगा। कोई भी कोऑपरेटिव्स हैं, उन कोऑपरेटिव्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम के अंदर एक स्पेशल फोकस हम लेके चलेंगे और वो स्पेशल फोकस किसके ऊपर होगा? स्पेशल फोकस होगा ऐसे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के ऊपर जिनको या तो SC ST ओन करते हो, ऐसे एंटरप्राइजेस जिसको SC ST ओन करते हो, या फिर विमेन ओन करती हो, या फिर ऐसे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हों। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस टर्म को कहीं और आप यूज़ मत कीजिएगा। वो टर्म क्या है कि पहले हम अपने कुछ ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको हम बैकवर्ड रीजन के नाम से जानते थे, उनकी टर्मिनोलॉजी को अब हमने चेंज कर दिया। बैकवर्ड सुनने में गंदा लगता है, एक नेगेटिव वाइब लेके आता है, तो हमने क्या कर दिया, अब से बैकवर्ड रीजन्स को हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। ये एक TADP नाम की स्कीम है जो कि नीति आयोग चलाता है, जिसको अगर न्यूज़ में आएगी तो हम दोबारा से बाद में कभी कवर करेंगे। पर अभी के लिए आप याद करिए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब जिनको पहले बैकवर्ड कहा जाता था, उन्हें अब हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी स्कीम थी। न्यूज़ में क्यों थी? न्यूज़ में स्कीम ये वाली इसलिए थी क्योंकि कौन सा मंत्रालय फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को चला रहा है? तो इसको चलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इस स्कीम को रन कर रही है। न्यूज़ में क्यों थी? न्यूज़ में इसलिए थी कि जो मिनिस्ट्रीज को रन कर रही है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो मंत्रालय
प्लस में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ, ये दोनों मंत्रालयों ने मिलके एक सीड कैपिटल पोर्टल बनाया है। सीड कैपिटल पोर्टल बनाया है। तो ऐसे अर्बन एरिया के अंदर जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर लगे हुए हैं, फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस में काम कर रहे हैं, तो इन एसएचजीज को अपना फूड प्रोसेसिंग का काम चालू करने के लिए सीड कैपिटल की ज़रूरत होती है। और ये सीड कैपिटल कौन प्रोवाइड करेगा? ये सीड कैपिटल पोर्टल के थ्रू इनको सीड कैपिटल प्रोवाइड की जा सकती है। सीड कैपिटल का मतलब काम चालू करने के लिए जो पहली राशि पूंजी चाहिए होती है शुरुआत की, वो शुरुआत की पूंजी यहाँ से इनको मिल जाएगी। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग की ये जो हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम क्लस्टर अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। क्लस्टर अप्रोच का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई एक रीजन है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिर्ची उगती है, तो यहाँ पे बहुत सारे किसान, यहाँ पे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काम कर रही है मिर्ची को लेके। थोड़ी सी दूरी पे दूसरी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो कि मिर्ची का काम कर रही है। यहाँ पे तीसरी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो कि मिर्ची के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इनका एक क्लस्टर बना देंगे। ये 5 किलो मिर्ची पे काम कर रहा था, ये 10 किलो पे कर रहा था और ये 15 किलो पे कर रहा था। अब हमने इन तीनों को मिला दिया। इन तीनों की मिर्ची मिला के कितनी हो गई? इन तीनों की मिर्ची हो गई आपकी 30-40 किलो मिर्ची हो गई। और अब इन 40 किलो मिर्चियों के ऊपर फूड प्रोसेसिंग की जाएगी और इसको आगे बेचा जाएगा। पहले 5 किलो वाला ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है। लेकिन जब 40 किलो मिर्ची है तो इसके ऊपर हम बड़ी मशीनें, बड़ी एफिशिएंट मशीनें यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारी फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम है, इस स्कीम के अंदर हम एक क्लस्टर अप्रोच लेके चल रहे हैं। क्लस्टर अप्रोच में क्या होगा, जैसे यूपी के अंदर मैंगो बहुत फेमस है, तो मैंगो की जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं उनको एक साथ एक क्लस्टर में मर्ज कर दिया जाएगा और इनसे कहा जाएगा कि तुम सब मिल के मैंगो का प्रोसेसिंग करो। कर्नाटका के टमाटरों के लिए हमने क्लस्टर बनाया है, आंध्र प्रदेश की मिर्ची, महाराष्ट्र के ऑरेंज, इन सब के लिए हम करेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, इनसे इसको कहा जाता है बेनिफिट ऑफ स्केल लेना। बेनिफिट ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि तुम्हारी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि तुम ज़्यादा बड़ी मशीनें खरीदने के लिए सक्षम हो, और जितनी बड़ी मशीन उतना एफिशिएंटली वो काम करेगी। तो ये हमारा क्लस्टर अप्रोच है और ये पूरी की पूरी स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको समझाया सब कुछ इन नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको एक बारी अच्छे से पढ़ लेना, जो समझाया है वो रट लीजिएगा अच्छे से। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई है। तो इसके अंदर पहले हम पोषण अभियान की बात कर लेते हैं कि आखिर पोषण अभियान क्या है। पोषण अभियान का मतलब है कि देश के अंदर न्यूट्रिशन के जो लेवल है, उस न्यूट्रिशन के लेवल को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि देश में न्यूट्रिशन के लेवल के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत क्या है। तो उसके लिए हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डेटा का इस्तेमाल करेंगे। NFHS 4 का जो डेटा है वो क्या कहता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अगर मान लीजिए ये इंडिया की पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन के 25% सबसे गरीब पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो इस 25% सबसे गरीब पॉपुलेशन जो है, इस पॉपुलेशन में जितने भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उन 5 साल से छोटे बच्चों में 50% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टंटिंग के शिकार हैं। यहाँ पे 49%, लगभग 50% ही मान लीजिए, 49% बच्चे ऐसे हैं जो कि अंडर वेट हैं, जिनका जो वजन है उनका वजन बहुत ही कम है। जो अगर हम दूसरे डेटा की बात करें, दूसरे फैक्ट्स की बात करें, ये सारे फैक्ट आप अपने आंसर में लिख के आ सकते हैं। तो दूसरा फैक्ट क्या है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्टंटेड चिल्ड्रन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्टंटेड चिल्ड्रन, कितने स्टंटेड चिल्ड्रन इंडिया में पाए जाते हैं? 46.6 मिलियन। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वेस्टेड चिल्ड्रन पाए जाते हैं, और वो कितने हैं? वो हैं आपके 25.5 मिलियन स्टंटेड चिल्ड्रन पाए जाते हैं। इंडिया में 1 साल से लेके 4 साल के बीच में जो बच्चे हैं, उनके 40% बच्चे आपको अनीमिक मिलेंगे, यानी कि जिनके अंदर आयरन की कमी है, अनीमिया जिनको हो रखा है, अनीमिक। ये तो बच्चों की बात हो रही थी, 1 से लेकर 4 साल के 40% बच्चे अनीमिक हैं। अगर मैं विमेन की बात करूं, तो प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट विमेन को अगर मिला के देखा जाए, तो इंडिया के अंदर 50% विमेन ऐसी हैं जो कि अनीमिया का शिकार है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, हम साल का जो 1 महीना है, सितंबर का जो महीना है, उसको हम पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पोषण माह, ठीक है? तो पोषण महीना, तो इसके अंदर अवेयरनेस इंक्रीज की जाती है लोगों के अंदर कि न्यूट्रिशन को अच्छा रखा जाए। तो ये तो हो गया
पूरा का पूरा बैकग्राउंड। अब ये पोषण अभियान क्या है? पोषण अभियान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक अभियान है, एक कैंपेन है, जिस कैंपेन के अंदर हम फोकस करते हैं न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने में। पोषण अभियान का दूसरा नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इस पोषण अभियान के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं? हम इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री बनाना चाहते हैं। इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री बनाना चाहते हैं। कब तक? माल न्यूट्रिशन फ्री बाय 2022, यानी कि इस साल के एंड तक हम इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री बनाना चाहते हैं। क्या ये सारे फैक्ट देख के आपको लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया हम बनाना चाहते हैं 2022 तक। हमारा गोल ये है कि इंडिया के अंदर जो भी स्टंटिंग है, इस स्टंटिंग को, आज की डेट में स्टंटिंग 38.4% है, इस स्टंटिंग को हम रिड्यूस करना चाहते हैं 25% तक, ठीक है। यानी कि 2022 तक स्टंटिंग केवल 25% लोगों के अंदर देखी जाए, ये हमारा गोल है। तो इसको अचीव करने के लिए हमने छोटे छोटे और टारगेट्स लिए, और वो छोटे छोटे टारगेट्स क्या हैं? वो टारगेट ये हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टंटिंग होती है, इंडिया के अंदर जो अंडर न्यूट्रिशन होता है, यानी कि लोगों को जो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इंडिया में जो लो बर्थ वेट होता है, जन्म के टाइम पर जो वेट होता है, लो बर्थ वेट, इन तीनों चीज़ों को हम रिड्यूस करना चाहते हैं 2% से पर एनम। हर साल इनके अंदर 2% की रिडक्शन होनी चाहिए। साथ ही साथ अनीमिया, जो कि एक बहुत ही बड़ी दिक्कत बनता जा रहा है इंडिया के लिए, उसको हम हर साल 3% से रिड्यूस करना चाहते हैं। तो पोषण अभियान का नाम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, मिनिस्ट्री आपने देख ली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, माल न्यूट्रिशन फ्री करना है 2022 तक, स्टंटिंग को रिड्यूस करना है 25% कर देंगे, और स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, लो बर्थ वेट को हम हर साल 2% से रिड्यूस करते जाएंगे, अनीमिया को 3% से रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर रही है, तो स्पेशल फोकस किसके ऊपर होगा? स्पेशल फोकस होगा चिल्ड्रन के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर और लैक्टेटिंग वुमेन के ऊपर। मैं इसको लिखता हूँ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन की न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। मंत्रालय आपको याद रखना है, इनके जो टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स आपको याद रखने, ये टारगेट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया। पोषण माह कब मनाया जाता है? सितंबर के महीने में इसको मनाया जाता है। कोशिश किसके ऊपर करती हैं? लोगों के सोशल बिहेवियर चेंज लाने में, लोग किस तरह समाज में रह रहे हैं, उनके बिहेवियर जो है उनको चेंज करने में काउंसलिंग के थ्रू मदद करता है, उसकी तरफ ये एनकरेज करने की बात करता है पोषण माह, ठीक है। इसके अलावा जो हमें पढ़ना है वो है एक नई स्कीम, जिस स्कीम का नाम है पीएम पोषण। अभी जो हमने देखा वो पोषण अभियान है, पोषण अभियान। अब जो हम देख रहे हैं वो है पीएम पोषण। पीएम पोषण एक नई तरह की स्कीम है। आपने सबने सुना होगा मिड डे मील। मिड डे मील के अंदर एक होम कुक्ड, हॉट कुक्ड फूड मिलता था, हॉट कुक्ड फूड मिलता था स्कूल जाने वाले बच्चों को, ठीक है। मिड डे मील, मिड डे मील को ही थोड़ा सा चेंज करके उसके नाम को बदल दिया गया, और उसका नाम क्या कर दिया जाएगा? अब उसका नाम कर दिया जाएगा पीएम पोषण। पीएम पोषण की फुल फॉर्म है पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, ठीक है, पीएम पोषण। तो इस स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा? इस स्कीम के अंदर देखिए, पहले आप हमारे स्कूल का स्ट्रक्चर देखिए। हमारे यहाँ पे सबसे पहले होती है प्री प्राइमरी लेवल होता है। प्री प्राइमरी के बाद आपका प्राइमरी लेवल आता है। प्राइमरी लेवल आपका 1st क्लास से लेके 5th क्लास तक चलता है। प्राइमरी के बाद आता है आपका अपर प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल। इस अपर प्राइमरी लेवल में आप 6th से लेके 8th क्लास तक के बच्चों पे फोकस करते हैं। तो जो हमारी मिड डे मील स्कीम है, या फिर अगर पीएम पोषण की ही बात करूं, तो इसके अंदर हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी के अंदर जो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इन बच्चों को हम क्या प्रोवाइड करते हैं? इन बच्चों को हम हॉट कुक्ड फूड प्रोवाइड करते हैं, गरम गरम खाना प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, 1st से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को। अब कितना कितना खाना प्रोवाइड किया जाएगा? जो भी प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी लेवल पर बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को 150 ग्राम फूड ग्रेन, 150 ग्राम फूड ग्रेन प्रोवाइड करना होता है, 150 ग्राम फूड ग्रेन। और जो 6 से लेके 8th क्लास तक के बच्चे हैं, इनको ये 100 ग्राम फूड ग्रेन है 1st से लेके 5th क्लास वालों को। 6 से लेके 8th क्लास वालों को हम 150 ग्राम 150 ग्राम फूड ग्रेन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनको 100 ग्राम्स है और इनको 150 ग्राम है। हमारा टारगेट क्या है कि ये जितने भी बच्चे हैं, इन बच्चों को मिनिमम कम से कम 700 कैलोरी का खाना प्रोवाइड किया जाए। 700 कैलोरी हम प्रोवाइड करने की बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या किया गया है? ये जो स्कूल का लेवल चलता था, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, प्राइमरी से पहले होता था प्री प्राइमरी, फिर बच्चों को प्री प्राइमरी के लिए तैयार करने के लिए 1 साल के बाल वाटिकास भी बनाए गए।
बाल वाटिकास भी बनाए गए। ये बाल वाटिका का क्या मकसद था? बाल वाटिका इसलिए बनाए गए थे ताकि बच्चों को 1 साल तक बैठने की ट्रेनिंग दी जाए। एक तरह से छोटा बच्चा होता है, उससे अपने माँ बाप से ज़्यादा दूर नहीं रहा जाता। तो बाल वाटिका के अंदर 1 साल तक एक तरह से क्रैच मान लीजिए या फिर प्ले स्कूल मान लीजिए। तो ये बाल वाटिका जो है आंगनवाड़ी केंद्र के साथ जुड़े हुए थे, आंगनवाड़ी केंद्र के साथ जुड़े हुए थे। और 1 साल तक बच्चे को बाल वाटिका भेजेंगे, फिर प्री प्राइमरी में जाएगा, फिर प्राइमरी और फिर अपर प्राइमरी में जाएगा। तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के अंदर तो खाना मिल रहा था। अब हमने क्या कह दिया है कि इस पीएम पोषण के थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं? पीएम पोषण के थ्रू जो प्री प्राइमरी और बाल वाटिका के अंदर बच्चे हैं, इन लेवल पे जो बच्चे हैं, यहाँ पे भी लगभग 24 लाख चिल्ड्रन को खाने की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये जो पीएम पोषण है इसके अंदर अब हमारा टारगेट क्या हो गया है? हमारा टारगेट इस बात पे आ चुका है कि जो लोकली ग्रोन फूड होता है, वो लोकली ग्रोन फूड वहां पे खिलाया जाए। जहां पे चना ज्यादा होता है वहां पे बच्चों को ज्यादा चना खिलाएं, जहां पे मटर ज़्यादा होती है वहाँ पे मटर खिलाएं। यानी कि जो लोकल लेवल पे खाना होता है वही खाना बच्चे को ज़्यादा खिलाना चाहिए, क्योंकि घर पे जाके भी उसको वैसी ही कोई ना कोई चीज़ मिल रही है, तो वो उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो एक तो ये कर दिया। दूसरा हम क्या करना चाह रहे हैं पीएम पोषण के अंदर? स्कूल स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स बनाने की बात की जा रही है। स्कूल के अंदर ही ऐसे गार्डन्स बनाए जाएं जहाँ पे कुछ कुछ ग्रो करता हो जिसको यूज़ किया जा सके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स बनाने की बात हो रही है। तीसरा कंपोनेंट जो ऐड किया गया है वो है सोशल ऑडिट का। सोशल ऑडिट यानी कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है स्कूल के आसपास की, वो पॉपुलेशन चेक करेगी कि बच्चों को खाना सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये सारी की सारी नई चीज़ें की गई हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट किया है, और वो क्या है कि हम कह रहे हैं 700 कैलोरी मिनिमम खाना मिलना चाहिए। अब कैलोरी आपकी कार्बोहाइड्रेट से भी आ सकती है, फैट से भी आ सकती है, और प्रोटीन से भी आपको कैलोरी मिल सकती है। तो ये जो 700 कैलोरी है, इसमें से हमने क्या कह दिया कि जो 5% कंपोनेंट है, 5% कंपोनेंट स्टेट डिसाइड करेगी कि ये 5% कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है और किस तरह का आ रहा है। तो स्टेट चाहे तो यहाँ पे कोई और न्यूट्रिएंट को भी ऐड कर सकती है, वो यहाँ पे फोर्टिफाइड फूड को ऐड कर सकती है। अब ये फोर्टिफाइड फूड क्या होता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर मैं राइस खाता हूँ तो राइस में ज़्यादातर आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। या फिर राइस का एग्जांपल छोड़िए, अगर मैं नमक खा रहा हूँ, सॉल्ट खा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादातर आपका NaCl खा रहा हूँ, नमक मेरे को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इस नमक के अंदर कोई न्यूट्रिएंट मिक्स कर दूं तो मेरे शरीर को वो न्यूट्रिएंट भी मिलता रहेगा। जब भी मैं दाल खाऊंगा तो नमक के साथ साथ वो न्यूट्रिएंट भी मेरे को मिलता जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या करने की कोशिश कर दी? हमने नमक के अंदर आयोडीन मिलाना चालू कर दिया। अब मैं जब भी नमक खा रहा हूं मेरे को आयोडीन भी मिल रहा है, मुझे ग्वाइटर जैसी बीमारियां नहीं हो रही। तो ऐसे खाने को, जिसमें हमने कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड कर दिया है, ऐसे खाने को हम फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारे खानों के अंदर आपको विटामिन ए मिक्स करके मिल रहा है आज की डेट में। वो क्यों है? ताकि जब भी आप उस खाने को खाएं तो आपके शरीर का ये जो न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट की फुलफिलमेंट होती रहे। तो ये जो 5% कॉम्पोनेंट है, 5% कॉम्पोनेंट हमने स्टेट्स को दे दिया है, और जो स्टेट्स हैं वो इस 5% के कॉम्पोनेंट में अगर चाहे तो फोर्टिफाइड फूड्स का इस्तेमाल कर सकती है। फोर्टिफाइड फूड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि बाल वाटिकास क्या होता है, आंगनवाड़ी के साथ वो अटैच्ड है। ठीक है, फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को हम टारगेट करते हैं। ये पीएम पोषण स्कीम के बारे में सारी की सारी आपकी डिटेल दी गई है। 700 कैलोरीज दे रहे हैं, 5% का फ्लेक्सी कंपोनेंट भी उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी वो दी हुई हैं। ये रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन ये है कि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा है कि जितने भी हमारे प्री प्राइमरी और बाल वाटिकाज हैं उन सबको भी मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसको हम थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिकमेंडेशन थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, और ये हमारा पोषण अभियान स्कीम थी। नेक्स्ट हमें सौभाग्य स्कीम देखनी है। सौभाग्य स्कीम क्या है? रूरल एरिया के अंदर जो भी घर ऐसे हैं जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची है, उन घरों तक हमें बिजली को पहुँचाना है। उन परिवारों तक हम बिजली को पहुँचाएंगे। ठीक है, फैमिलीज तक। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में 2.82 करोड़ घरों तक, 82 करोड़ हाउस होल्ड्स तक हमने बिजली की सुविधा पहुँचा दी है। इस स्कीम के अंदर हम क्या क्या चीज़ें घरों तक पहुँचाना चाहते हैं? तो इस स्कीम के अंदर हम घरों तक सर्विस केबल पहुंचाना चाहते हैं। सर्विस केबल,
ठीक है, जो तारे होती हैं जिससे बिजली आती है, वो सर्विस केबल कहाँ तक पहुँचाएंगे, हाउस होल्ड्स तक पहुँचाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ हम पहुँचाना चाहते हैं, हम एनर्जी मीटर्स को इंस्टॉल करने की बात कह रहे हैं। तीसरी चीज़, एलईडी बल्ब हम लगाना चाहते हैं उन घरों के अंदर कि कम से कम उनके घर में एक ना एक तो बल्ब जल ही जाए। और तीसरा, हम मोबाइल चार्जिंग पॉइंट वहाँ पे देना चाहते हैं। चाहे आप कुछ करो या ना करो, कम से कम आप फौजी खेल सको, तो उसके लिए मोबाइल को चार्ज रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मजाक में बोला है। मोबाइल आज की डेट में क्यों ज़रूरी है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था टेली मेडिसिन की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, उसी तरह टेली एजुकेशन की सुविधा भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, भले टेली लिख रहा हूँ, लेकिन मोबाइल के ऊपर भी आप आज की डेट में कंसल्टेशन कर सकते हो। एजुकेशन भी आपकी मोबाइल पे मिल जाती है, बिल पेमेंट करना है तो वो भी मोबाइल पे मिल जाता है। गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस आप अवेल करना चाहते हो तो ये सर्विस भी आपको मोबाइल के थ्रू मिल जाती है। कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है मोबाइल के थ्रू हो रहा है, तो इसीलिए मोबाइल का एक चार्जिंग पॉइंट भी आपको लगा के दिया जाएगा। तो इस स्कीम के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक तो आपके घर तक बिजली पहुँचा देंगे केबल लगा के, और साथ ही साथ मीटर लगा देंगे ताकि आप जो बिजली यूज़ कर रहे हो उसका बिल भर सको। एक आपको बल्ब प्रोवाइड किया जाएगा और मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप जो भी कनेक्शन कर सकते हो वो कनेक्शन आपको खुद करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि घर तक पावर आ रही है इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये काम किसको दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोडल एजेंसी बना रखा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को हमने नोडल एजेंसी बना रखा है, और उसके थ्रू हम बिजली घरों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे तारे पहुंचाई जा सकती हैं। मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ही कम घर हैं, बहुत ही दूर दूर घर हैं, तो यहाँ पे तारे बिछाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे सोलर फोटोवोल्टाइक सेल के सिस्टम्स इंस्टॉल कर लिए जाएंगे। क्यों, ताकि ये सोलर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी इन घरों तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, जहाँ पे केबल नहीं जा रही वहां पे आपके सोलर एनर्जी पहुंचेगी, क्योंकि सन तो हर जगह पे है। अब सवाल आता है कि किन किन लोगों तक ये बिजली पहुंचाई जाएगी। तो देखिए, जो भी लोग बेनिफिशरीज होंगे उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पर। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर जो भी लोग एलिजिबल होंगे, यानी कि पुअर लग रहे होंगे और क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे होंगे, उन लोगों के घर तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसके घर पे बिजली नहीं है, लेकिन वो SECC के क्राइटेरिया में फिट भी नहीं हो रहा, तो ऐसे घरों को भी बिजली पहुंचाने की ज़रूरत है। तो ऐसे घरों के लिए क्या किया जाएगा, ऐसे घरों से ये बोला जाएगा कि एक काम करो, तुम हमें 500 रुपये दे दो, 500 रुपये के बदले में हम तुम्हें वो चारों चीज़ें लगा के चले जाएंगे। केबल बिछा देंगे, आपका मीटर लगा देंगे, आपका LED बल्ब लगा देंगे और मोबाइल का पॉइंट लगा देंगे। 500 रुपये आप हमें दे दो। और ये जो 500 रुपये हैं, ये 500 रुपये भी आपसे तुरंत नहीं मांगे जाएंगे। आप ये सारी चीज़ें लगवा दो। हमने ये जो बिजली का मीटर लगाया है, इस मीटर से आपका कोई ना कोई बिल जनरेट होगा। तो मान लीजिए पहले महीने में आपका बिल जनरेट हुआ 100 रुपये का, तो हम क्या करेंगे, इस 500 रुपये के 50 रुपये भी इस बिल में जोड़ देंगे, तो आपको 150 रुपये देने होंगे। इस तरह से ये 50 रुपये आपके अलग अलग बिलों के अंदर जुड़ के आते जाएंगे, और जब तक आपके 500 रुपये रिकवर नहीं हो जाते तब तक आपके बिल के अंदर ये 50 रुपये की इंस्टॉलमेंट हम जोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये उन घरों के लिए जहाँ पे बिजली भी नहीं है, लेकिन वो घर SECC के क्राइटेरिया में नहीं आते। जो लोग SECC के क्राइटेरिया में आते हैं, क्या उन्हें 500 रुपये देने की ज़रूरत है? उन्हें 500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये सारी की सारी सुविधाएं वैसे ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो आपको समझाया वही सारी चीज़ें इन नोट्स के अंदर लिखी हुई है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी डाउट आता है तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप कमेंट हमें वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा हमें एनकरेजमेंट मिलता है और भी वीडियोस बनाने का। साथ ही साथ यूट्यूब हमारी वीडियोस को और भी पुश करता है, दूसरे लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाता है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस को देखें। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट भी ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स एक्सेस करने के लिए एग्जाम क्वेस्ट की ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले टॉपिक्स हम इनिशिएटिव्स देखेंगे। इनिशिएटिव्स के अंदर
आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी होती है। ज़्यादातर इनिशिएटिव में आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए और ये किस चीज़ के लिए बना है, इसका काम क्या है, ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? पहला इनिशिएटिव जो हम देख रहे हैं वो है फास्टर। फास्टर के अंदर देखिए हमारी जो जुडिशरी है, जुडिशरी इंटीग्रेटेड होती है, यानी कि पहले आपकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी आती है, फिर आपके हाई कोर्ट्स आते हैं और टॉप में आपका सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी जजमेंट देता है, वो सारे जजमेंट जो हैं वो नीचे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। या फिर सुप्रीम कोर्ट का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि ए इंसान जो कि किसी प्रिजन के अंदर बैठा है, इस ए इंसान को हम बाइज्जत बरी करते हैं, इसको रिहा कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया, इस जजमेंट की कॉपी प्रिजन तक पहुंचनी चाहिए। तो इस कॉपी को पहुंचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए एक सिस्टम बनाया जिस सिस्टम का नाम है फास्टर सिस्टम। फास्टर सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी, इस जजमेंट को इंस्टेंटेनियसली डिलीवर कर दिया जाएगा जहां पे भी उस जजमेंट को पहुंचना है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी ने जो फैसला लिया था वो फैसला गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की कॉपी सबऑर्डिनेट जुडिशरी के पास भी जानी चाहिए। तो ये जो है ये भी इंस्टेंटेनियसली डिलीवर हो जाएगा। तो फास्टर सिस्टम किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजमेंट होती है, उस जजमेंट को इंस्टेंटेनियसली डिलीवर करने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया। इतना आपको पता होना चाहिए इस फास्टर सिस्टम के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, इसमें पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि ये बनाया किसने। ये बनाया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ अप्रूवल लेनी होती है। इन्वेस्टर्स को ये अप्रूवल हो सकता है किसी केंद्र के, सेंट्रल के डिपार्टमेंट से लेनी हो, या फिर ये हो सकता है कि इन्वेस्टर को अप्रूवल किसी स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी हो। तो मान लीजिए एक इन्वेस्टर को 4 अप्रूवल की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, पहले एक ऑफिस में जाएगा, वहां से अप्रूवल लेगा, फिर दूसरे में जाएगा, वहां से अप्रूवल लेगा, तीसरे से लेगा, चौथे से लेगा। तो ऐसे कर करके उसको अलग अलग अप्रूवल लेनी पड़ती है और इन सब के अंदर उसका टाइम जाता है। तो इस टाइम की वजह से क्या हो जाता है, इन्वेस्टर जो कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है उसका इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए हमने क्या बनाया है, हमने एक वन स्टॉप शॉप बनाई है। वन स्टॉप शॉप बनाई है। और ये जो वन स्टॉप शॉप है ये क्या करेगी, इस इन्वेस्टर को जितनी भी अप्रूवल चाहिए, इसको जितने भी क्लियरेंस चाहिए, वो सारे के सारे हम इसको एक ही जगह पर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा, वन स्टॉप शॉप बनेगी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के नाम से। इस प्लेटफॉर्म पे हम क्या करेंगे, सारी मिनिस्ट्रीज को लिंक करके रखेंगे। तो अगर कोई इन्वेस्टर आएगा और उसको कोई अप्रूवल चाहिए, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद अपनी अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देगा और ये सारी की सारी मिनिस्ट्री आपस में उसकी एप्लीकेशन को शेयर करके उसको जितनी भी अप्रूवल चाहिए होती हैं वो सारी की सारी एक ही जगह पर प्रोवाइड कर देंगी। ठीक है, अभी तक ये जो हमारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, इससे हमने 18 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स को लिंक कर दिया है। 18 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स को, यानी कि अगर कोई 18 केंद्र के डिपार्टमेंट हैं जहां से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी की सारी इस एक जगह से आपको मिल जाएगी। तो 18 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, 18 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स प्लस में 9 स्टेट्स इसमें ऑलरेडी लिंक्ड है। ठीक है, एक बात कही जा रही थी और वो बात ये थी कि 14 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स को और ऐड किया जाएगा। 14 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स को ऐड किया जाएगा, साथ ही साथ 5 स्टेट्स को और ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन 5 स्टेट की अप्रूवल और इन 14 सेंट्रल डिपार्टमेंट की अप्रूवल भी आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। और ये करने की बात कही गई थी कि आपके दिसंबर एंड तक ये कर दी जाएगी। दिसंबर जो अभी अभी एंड हुआ है हमारा पिछले साल वाला, वहां तक ये करने की बात कही गई थी। क्या पता होना चाहिए, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किस काम के लिए आता है, इन्वेस्टर को फास्टर क्लियरेंस प्रोवाइड करने के लिए आता है। ठीक है, अगला इनिशिएटिव थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इनिशिएटिव की हमें ज़्यादा डिटेल्स जाननी है। निर्भया फंड की बात करेंगे। तो सभी को पता है निर्भया कांड जो कि दिल्ली में हुआ था। तो निर्भया कांड के बाद 2013 के अंदर हमने एक फंड बनाया था, जिस फंड का नाम दिया था हमने निर्भया फंड। इस फंड में जितना भी पैसा होता, उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता विमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो निर्भया फंड सेफ्टी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। ये एक ऐसा फंड था जो कि नॉन लैप्सेबल था। नॉन लैप्सेबल का क्या मतलब होता है, देखिए कोई भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारे देश के अंदर, वो फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल में एक एग्जांपल के तौर पे 2020 ले लेता हूँ। तो 1 अप्रैल 2020 से ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा। और ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। ठीक है, तो ये 2020 के
कुछ महीने होते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर 2021 के भी कुछ महीने फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो जो भी फंड, ज़्यादातर जो फंड होते हैं उसके अंदर जो पैसा होता है, मान लीजिए 100 रुपये का पैसा है, ये 100 रुपये सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं। यानी कि आप 1 अप्रैल 2020 से लेके 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक इन 100 रुपये को खर्च कर लो। अगर तुम इस टाइम पीरियड के दौरान इन 100 रुपये को खर्च नहीं करोगे तो जैसे ही 1 अप्रैल 2021 आ जाएगी तो ये सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा, ये आपके पास अब नहीं रहेगा। इसको कहा जाता है कि पैसा लैप्स हो गया। लेकिन जो निर्भया फंड बना था, निर्भया फंड को हमने नॉन लैप्सेबल फंड बनाया था, और ये टर्म आप याद रखेंगे। निर्भया फंड की एक अनोखी चीज क्या है कि इस निर्भया फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए एक अलग मंत्रालय है, और इस फंड से पैसा किस किस स्कीम को जा रहा है, उस स्कीम की अप्रेजल, यानी कि वो स्कीम कैसा काम कर रही है, ये सब देखने की जिम्मेदारी दूसरी मिनिस्ट्री की है। तो ये जो फंड है, ये फंड किस मिनिस्ट्री के पास रहता है? ये रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इस फंड को एडमिनिस्टर करता है, लेकिन इस फंड से जो पैसा जिस स्कीम पे खर्च हो रहा है, उस स्कीम की अप्रेजल करने वाला मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री कौन सी है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इनिशियली जब ये फंड बनाया गया था तो इस फंड को हमने रखा था कि ये 3 चीज़ों के लिए इसका पैसा यूज़ किया जाएगा। पहली चीज़ जो हमने रखी थी वो थी कि एक वन स्टॉप सेंटर बनाएंगे फीमेल्स के लिए। तो ऐसी फीमेल्स जिनको किसी भी तरह की मदद चाहिए, जिनके ऊपर वायलेंस हुआ है या फिर किसी भी तरह का उन्हें साइकोलॉजिकल नीड, कोई भी नीड चाहिए, तो वो इस वन स्टॉप सेंटर पे जाके अपनी मदद मांग सकती हैं। दूसरी जो चीज़ हमें बनानी थी इस फंड से, वो दूसरी चीज़ थी विमेन हेल्पलाइन नंबर। ये जो विमेन हेल्पलाइन नंबर है, ये आज की डेट में 181 से हमारा चल रहा है। तो किसी भी फीमेल को, किसी भी विमेन को हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो इस नंबर के ऊपर फ़ोन कर सकती है। जो तीसरी चीज़ हम निर्भया फंड से बनाना चाह रहे थे वो थी महिला पुलिस वॉलंटियर्स। महिला पुलिस वॉलंटियर्स का क्या मतलब है? आज की डेट में अगर कोई फीमेल होती है तो वो थाने में या फिर पुलिस स्टेशन जाने में उसको बहुत डर लगता है, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस स्टेशन के अंदर मेल्स बैठे होते हैं। तो मेल से वो एक तो खुल के अपनी बात कह नहीं पाती, थोड़ा सा उन्हें डर भी लगता है। तो इसीलिए ये महिला पुलिस वॉलंटियर्स बनाने की बात कही गई थी। ये महिला पुलिस वॉलंटियर्स क्या करेंगे? ये महिला पुलिस वॉलंटियर्स इन विमेन और पुलिस, इन दोनों के बीच में एक लिंक की तरह काम करेंगी। ये फीमेल्स होंगी जिनके पास कोई भी विमेन जिसको मदद चाहिए वो इन फीमेल्स के पास जा सकती हैं, और ये फीमेल फिर पुलिस के साथ उनकी बातचीत करा सकती हैं। तो इससे क्या होगा, जो उनकी हिचक है पुलिस स्टेशन जाने की फीमेल्स की, वो हिचक कम हो जाएगी। साथ के साथ ये थोड़े अच्छे से कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर पाएंगी। तो ये हमारे 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे जो कि हम निर्भया फंड से अचीव करना चाहते थे। तो इसके अंदर बस आप एक ये जान लीजिए, बाकी ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आप रीड कर लीजिएगा कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही गई थी। ठीक है, ये सारी की सारी आप बस रीड कर लीजिएगा। जितना आपको याद रखने वाला था वो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। अगली न्यूज़ हमारी ई संजीवनी से जुड़ी हुई है। इंडिया के अंदर अगर हम हेल्थ सिस्टम की या हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो एक जो बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, वो दिक्कत ये है कि जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ज़्यादातर कंसंट्रेट हो गया है, वो पाया जाता है अर्बन एरियाज़ के अंदर। जो रूरल एरियाज़ हैं, बहुत सारे डॉक्टर इतनी पढ़ाई करने के बाद रूरल एरिया के अंदर नौकरी नहीं करना चाहता। जो हॉस्पिटल वाले हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर, वो रूरल एरिया में जाके अपना बहुत सारा करोड़ों रुपए लगा के हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहता। तो इस वजह से क्या हो गया, रूरल एरिया जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, उस पॉपुलेशन को हॉस्पिटल की और डॉक्टर की सुविधाएं नहीं मिल पा रही। लेकिन आज की डेट में हम एक टेक्नोलॉजी के एरा में रह रहे हैं, तो हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। और वो टेक्नोलॉजी क्या है? हमने ई संजीवनी नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इस इनिशिएटिव में क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई गाँव के अंदर इंसान है और इसको फीवर आ रहा है और ये चाहता है कि ये डॉक्टर के पास जाए, लेकिन इसके यहाँ पे कोई भी अच्छा हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर नहीं है, तो ई संजीवनी के अपने सेंटर्स बने होते हैं। उस सेंटर पे ये जाएंगे, इन सेंटर पर ये बैठेंगे और यहाँ पे उसकी एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मान लीजिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर डॉक्टर उसके सिम्टम्स पूछेगा, उससे हालचाल पूछेगा कि कैसा फील कर रहा है, और जो डॉक्टर है वो कोई प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। यहीं पे ये जो सेंटर है, यहीं पे इसको कोई ना कोई नॉर्मल बीपी चेक करने वाला कोई ना कोई टेक्नीशियन होगा जो बीपी चेक कर लेगा, इसके फीवर को थर्मोमीटर से चेक कर लेगा, और ये जो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही डॉक्टर को बता देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने गाँव से ही एक अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और उसकी प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये जो तैयारी की गई थी, ये था हमारा इनिशिएटिव ई संजीवनी का। इसके 2 कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि जो पेशेंट है, पेशेंट टेली
टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर टेली कम्युनिकेशन के थ्रू वो क्या कर सकता है, डॉक्टर से बातचीत कर सकता है और अपनी दिक्कत का सॉल्यूशन ले सकता है। दूसरा क्या है, रूरल एरिया का कोई डॉक्टर है और वो कंसल्ट करना चाहता है अपने दूसरे डॉक्टर्स के साथ ताकि वो चीज़ों को सही से समझ सके, तो इस रूरल एरिया का जो डॉक्टर है वो दूसरे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके एक अच्छे रिजल्ट पर निकल के आ सकता है। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स हैं हमारे ई संजीवनी के, जिसमें पेशेंट डॉक्टर से डायरेक्टली बात करता है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उसको कहा जाता है ई संजीवनी ओपीडी, ई संजीवनी ओपीडी के नाम से जाना जाता है। ये जो ई संजीवनी वाला मॉडल है ये हमारा 2009 से स्टार्ट हो चुका है और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ये एक वेब बेस्ड टेलीमेडिसन सॉल्यूशन है। टेलीमेडिसन देखिए, टेली मतलब टेलीविजन, मेडिसिन मतलब दवाई, ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर आपकी जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो ऐसे ऐसे एरियाज तक हम पहुंचा सकते हैं जहां पे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना पाना थोड़ा मुश्किल हो, जहां पे शायद डॉक्टर्स जाने में कतराते हों। ठीक है, ई संजीवनी के अंदर जो आपके इंटर्न्स हैं वो ये वाला काम कर सकते हैं, जैसे बीपी ले लिया, फीवर वगैरह चेक कर लिया। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पे जाके आप बैठ के इस डॉक्टर के साथ टेलीमेडिसिन वाली जो कॉन्फ्रेंस है वो टेली कॉन्फ्रेंस कर सके। ये जो पोर्टल है ई संजीवनी का, पोर्टल किसने बनाया ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए आप एक टर्म याद रखेंगे, सीडैक। सीडैक सीडैक एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, वो ज़्यादातर आपके जो पोर्टल्स हैं उन पोर्टल्स को बनाने में मदद करती है। ऐसी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनआईसी। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन आपको सुनने को मिलेंगी। इसमें एनआईसी का रोल नहीं है, इसमें सीडैक का रोल है। सीडैक किस मंत्रालय के अंदर आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। सीडैक आती है आपके मेती के अंदर, मेती, ठीक है, मेती आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उसके अंदर मेती का सीडैक का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पे कैसी कैसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो सर्विसेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक में तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, दूसरे में पेशेंट डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। अब एक आपको हब एंड स्पोक मॉडल की ज़रूरत है। वो क्या होता है, देखिए हब एंड स्पोक में क्या होता है, इस मॉडल में क्या करेंगे हमने स्कीम चालू की हुई है जिसका नाम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के अंदर हम क्या करेंगे कि कुछ लोकल एरियाज के अंदर कुछ आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स होते हैं। इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को अच्छे से डेवलप किया जाएगा ताकि इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे आपको मेडिसिन मिल सके, यहाँ पे आपके कुछ टेस्ट हो सके, यानी कि डायग्नोसिस हो सके, यहाँ पे आपको टेस्ट मिल सके। ठीक है, मैं आपकी ये आयुष्मान भारत की अलग से स्कीम कवर करूंगा, ऑलरेडी मेरे चैनल पर कहीं ना कहीं मैंने इसको कवर कर रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, नहीं भी किया तो भी अभी बस इतना याद रखिए कि जो दूर दराज के एरिया होते हैं वहाँ पे बड़े अच्छे भले ही हॉस्पिटल ना हो, लेकिन उन एरिया के अंदर ये छोटे छोटे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे लोगों को दवाई और डायग्नोसिस, बीमारियों का डायग्नोसिस मिल सके। तो ये जो छोटे छोटे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं इनको जोड़ दिया जाएगा उस एरिया के आसपास का कोई भी अच्छा सा मेडिकल कॉलेज जो कि हॉस्पिटल हो, या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज के साथ इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को जोड़ दिया जाएगा और इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे जाके जो पेशेंट्स हैं वो अपनी ओपीडी ले सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में जो भी इंसान बैठा होगा, कोई इंटर्न है या फिर कोई और डॉक्टर है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आपके थोड़े से वाइटल्स चेक कर लेगा। वाइटल से मतलब कि आपका बीपी कैसा है, आपका फीवर कैसा है, आपको सिम्टम किन किन चीज़ों के हैं। फिर ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स वाले इस मेडिकल कॉलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कनेक्ट करेगा। कैसे? थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, जिसको हम टेलीमेडिसिन कहेंगे। टेलीमेडिसिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो कनेक्ट करेगा और उससे जो भी प्रिस्क्रिप्शन देनी है वो प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। ठीक है, कोविड-19 के टाइम पर ये जो हमारी टेलीमेडिसिन है, ये टेलीमेडिसिन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। क्यों? क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं जाना चाहते। डॉक्टर्स भी नहीं चाहते कि अगर किसी पेशेंट को फीवर है तो डॉक्टर भी नहीं चाहता कि वो पेशेंट उनके क्लिनिक तक आए। तो डॉक्टर भी वही चाहता है कि आप मेरे को ऑनलाइन कॉल कर लो, मैं आपको ऑनलाइन कॉल के ऊपर दवाई वगैरह बता दूंगा। हमारी अगली स्कीम है इंस्पायर स्कीम। इंस्पायर स्कीम की मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री से पहले आप ये देखिए इंस्पायर करता क्या है। इंस्पायर का जो नाम है वही काम है। इंस्पायर बच्चों को इंस्पायर करता है। किस चीज़ के लिए इंस्पायर कर रहा है? इंस्पायर कर रहा है कि वो नए नए आइडियाज़ लेके आए, वो साइंस की फील्ड में अट्रैक्ट हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साइंस लेने के लिए इंस्पायर करने का काम कर रहे हैं इंस्पायर प्रोग्राम। तो साइंस की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं हम। किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं साइंस की तरफ? यंग टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं हम साइंस की तरफ।
ठीक है। तो अगर साइंस की तरफ अट्रैक्ट करें तो कौन सा मंत्रालय होगा, कौन सा डिपार्टमेंट होगा, ये होगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये इनिशिएटिव है इंस्पायर का, जिसमें हम यंग टैलेंट को साइंस में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके 3 कंपोनेंट हम देखेंगे, ये 3 चीज़ों से काम करती है। पहला तो ये क्या करेगी, पहला ये अर्ली डिटेक्शन करेगी टैलेंट का। टैलेंट को पहले इसे डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट करके उसको अट्रैक्ट करेगी। तो अर्ली अट्रैक्शन होगा ऑफ टैलेंट। ठीक है। जब आपने टैलेंट को अट्रैक्ट कर लिया, टैलेंट को अट्रैक्ट कर लिया तो आपको क्या देनी पड़ेगी, आपको स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी। स्कॉलरशिप कहाँ पे, जो इंडिया की हायर एजुकेशन है। इंडिया की हायर एजुकेशन थोड़ी कॉस्टली होती है, तो आपको हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप देने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आप अर्ली अट्रैक्शन करोगे टैलेंट का, फिर उसको स्कॉलरशिप दोगे हायर एजुकेशन के अंदर। तीसरे के अंदर जो भी अच्छा काम कर लेगा, जो भी अच्छा काम करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, कि वो आगे जाके रिसर्च में अपना करियर बना सके। ठीक है। उसने साइंस को अपनी पूरी लाइफ दे दी, उसने हायर एजुकेशन में भी साइंस पढ़ा, अब उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना कि रिसर्च में भी उसका कोई करियर है, कि अगर वो किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो उसके भी पैसे मिलने चाहिए उसको। तो ये आपके इंस्पायर के ये तीनों कंपोनेंट है। पहले आप अर्ली अट्रैक्ट करोगे, फिर हायर एजुकेशन में आप स्कॉलरशिप दोगे, और तीसरे में आप रिसर्च में उसको करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी दोगे। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। इंस्पायर के अंदर ही एक अभी अवार्ड चालू किए हैं, अवार्ड चालू किए हैं। अवार्ड का नाम क्या है, मानक। तो आपको क्या याद रखना है, सिंपल सा सेंटेंस आ जाएगा कि मानक किससे जुड़ा है। तो मानक जुड़ा है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, मानक जुड़ा है आपके इंस्पायर प्रोग्राम से, मानक जुड़ा है आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। मानक का काम क्या है, मानक के अंदर हम बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपने ओरिजिनल आइडियाज़ लेकर आओ। आपके दिमाग के अंदर कोई आइडिया है जो कि आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा है, तो आप उस ओरिजिनल आइडिया को लेके आओ। अगर आप कोई इनोवेशन करना चाहते हो तो उस इनोवेशन को लेके आओ। ठीक है। किन चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाता है, मान लीजिए आपने अपने गांव के अंदर देखा कि आपके गांव के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, यह आपकी एक सोशल प्रॉब्लम है, जो आपके, या फिर लोकल प्रॉब्लम कह लीजिए, या आपको एक सोशल या फिर लोकल प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। तो आपको दिखाई दिया कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा गोबर होता है, तो हम यहाँ पे गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं, और आपने उसके अंदर कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आए, तो आप उस आइडिया को ले जाके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बता सकते हो कि मेरे पास एक इनोवेटिव आइडिया है, इनोवेशन है, मुझे मानक अवार्ड दे दो। जब किसी भी इंसान को अवार्ड मिलेगा तो उस आइडिया को पब्लिसिटी मिलेगी और उस आइडिया के ऊपर ढेर सारे लोग काम करेंगे। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए कि मानक क्या है। मानक के अंदर हम अवार्ड दे रहे हैं उन बच्चों को जो कि ओरिजिनल आइडिया या फिर इनोवेशन कर रहे हैं, किस चीज़ में, सोसाइटल प्रॉब्लम्स के अंदर, या फिर जनरल इनोवेशन भी कर रहे हैं तो भी दिया जाएगा ये। ठीक है। किन किन लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, तो 2 ग्रुप के अंदर इसमें हम मोटिवेट करेंगे। जो पहला ग्रुप है 6 से लेके 10 क्लास की बच्चों को। ठीक है। तो जो भी बच्चे, अगर हम क्लास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो भी बच्चे 6 से लेकर 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं उनको हम मानक अवार्ड के लिए कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर आप इस एज ग्रुप में हैं तो आप अपने आइडिया को ले जा सकते हैं, सॉरी इस क्लास ग्रुप में हैं। अगर हम एज की बात करें तो एज कह रहे हैं कि अगर आप 10 से 15 साल के हैं तो भी आप अपने आइडिया को लेके जा सकते हैं। टारगेट है हमारा कि कम से कम 1 मिलियन आइडियाज आने चाहिए, इसीलिए इसका मानक की फुल फॉर्म क्या है, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। बस इसको रीड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसके भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अगली जो इनिशिएटिव है वो भी कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो एजुकेशन है ये डिजिटल एजुकेशन की बात करेगी। डिजिटल एजुकेशन। ठीक है। डिजिटल एजुकेशन की आज की डेट में ज़रूरत क्या पड़ी, तो चलिए इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। देखिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है। अगर आपको कोई पेमेंट करनी है तो भी आपको पेमेंट ऐप यूज़ करनी आनी चाहिए। अगर आपको किसी से जनरली बात भी करनी है तो भी आपको ईमेल यूज़ करनी आनी चाहिए। तो पेमेंट कैसे करेंगे आप, ऐप को कैसे यूज़ करेंगे, छोटी मोटी बेसिक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल चलाने की जो स्किल्स हैं, इन सारी स्किल्स को हम क्या कह देंगे, इन सारी स्किल्स को मैं कह सकता हूँ डिजिटल स्किल्स हैं ये सारी की सारी। ठीक है। तो ये डिजिटल स्किल्स जिस इंसान के पास ज़्यादा होंगी वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा, और उसकी आज की डेट में, क्योंकि आज आपको मान लीजिए आप कहीं पे कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, आप नौकरी मांगने गए किसी दुकानदार के पास, दुकानदार कहेगा कि तेरे को डिजिटल पेमेंट लेनी आती है या नहीं आती, क्योंकि आजकल हर कोई क्या कर रहा है,
फ़ोन पे कर रहा है या फिर यूपीआई से पे कर रहा है, तो तेरे को वो डिजिटल पेमेंट लेनी आती है या नहीं आती? आप कहते हैं कि मैंने तो ये कभी सुना ही नहीं है, तो दुकानदार आपको नौकरी नहीं देगा। तो इसीलिए ये बेसिक डिजिटल स्किल्स आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये जो डिजिटल स्किल्स हैं ये आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई हैं। यानी कि अगर कोई इंसान ये स्किल्स उसके पास हैं तो वो ज़्यादा एम्प्लॉयबल है, उसको एम्प्लॉयमेंट ईजिली मिल सकता है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मैं इसीलिए एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि जो मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और इस इनिशिएटिव के अंदर हम क्या करेंगे, हम जो भी लोग हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट सीख करना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उन लोगों को हम बेसिक डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो इसका नाम देखिए, डिजी सक्षम। सक्षम मतलब केपेबल बनाना, डिजी मतलब डिजिटल। तो डिजिटल फील्ड में केपेबल बनाएंगे हम किन लोगों को? उन लोगों को जो कि एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स दी जाएंगी? पहले तो इसके अंदर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा, बेसिक स्किल्स सिखाएंगे और एडवांस्ड कंप्यूटिंग भी इसके अंदर सिखाया जाएगा। हमारा टारगेट है कि कम से कम हम 3 लाख यूथ को, 3 लाख यूथ्स को पहले ही साल के अंदर ट्रेन कर दें इस डिजी सक्षम के अंदर। क्या क्या याद रखेंगे? कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। किसके साथ कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर कर रहा है। और क्या करना चाह रहा है? वो डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करना चाहता है ताकि एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो। यहाँ पे जो भी इंसान अपने आप को नेशनल करियर सर्विस पे रजिस्टर कर देगा वो इस स्कीम के अंदर ट्रेनिंग पाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको काउंसलिंग, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक भी हमारा हेल्थ और उसी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। देखिए अभी क्या होता है, मान लीजिए कोई इंसान है जिसको पहले से कोई बीमारी थी, इस बीमारी के लिए वो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है। अब ये किसी और डॉक्टर के पास जाता है तो इस डॉक्टर के पास इस इंसान की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये डॉक्टर इस इंसान से हर एक चीज़ पूछेगा कि तुम्हारी कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, पहले कौन कौन से टेस्ट हुए थे, उन टेस्ट की रिपोर्ट लेके आओ। कई बार रिपोर्ट इस इंसान के पास होती है, कई बार ही वो रिपोर्ट मिसप्लेस हो जाती है। तो इससे क्या होता है, डॉक्टर का भी टाइम वेस्ट होता है और डॉक्टर को एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और बार बार ही उसको टेस्ट कराने पड़ते हैं उसके सारी की सारी वाइटल्स जानने के लिए। तो एक तरीका निकाला गया और वो तरीका क्या है कि इस इंसान को हम एक आईडी दे देते हैं, एक डिजिटल हेल्थ आईडी दे देते हैं। इस हेल्थ आईडी के ऊपर इस इंसान की हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके रखेंगे कि इसने कब कौन सा टेस्ट कराया था, उस टेस्ट के क्या रिजल्ट आए थे, कब वो कौन सी दवाई ले रहा था और कौन सी दवाई वो कितने टाइम से ले रहा है। जब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक डॉक्टर के पास अवेलेबल होगी तो वो डॉक्टर अच्छे से डायग्नोज कर पाएगा और अच्छे से दवाई दे पाएगा। तो ये जो डिजिटल हेल्थ आईडी हम इसको प्रोवाइड करेंगे, इस आईडी में इसकी सारी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है, अगर ये इंसान अलाउ करेगा इस डॉक्टर को देखने के लिए तो डॉक्टर ये इंफॉर्मेशन देख सकता है और उसी हिसाब से ये अपने आगे के डिसीजन ले सकता है। ये जो हम पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, ये काम किया जा रहा है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के द्वारा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में आप क्या याद रखेंगे? पहली चीज कि किस मिनिस्ट्री के अंदर किया जा रहा है, इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर किया जा रहा है। दूसरी चीज, इस मिशन को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है, जिसको हम एपेक्स एजेंसी कहेंगे। इसको इंप्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी दी गई है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को। ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि जब हम आयुष्मान भारत करेंगे तो आयुष्मान भारत की भी एपेक्स अथॉरिटी जो है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ही रहेगी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हमारे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को इम्प्लीमेंट करेगी। अगली चीज याद रखने वाली जो है वो ये कि इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर हम 6 चीजें करेंगे। 6 चीज क्या है? सबसे पहले तो जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, इंडिया के सिटीजन्स को हम क्या प्रोवाइड करेंगे? इनको प्रोवाइड किया जाएगा एक हेल्थ आईडी। हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी और इस हेल्थ आईडी के अंदर उसकी सारी मेडिकल इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी। ठीक है, हेल्थ रिकॉर्ड स्टोर किया जाएगा, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। और इस हेल्थ रिकॉर्ड को हम किसके साथ जोड़ देंगे? इस हेल्थ रिकॉर्ड को जोड़ देंगे हम एक दूसरी चीज के साथ जिसका दूसरा नाम है रजिस्ट्री ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, तो डॉक्टर्स की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी जिसके साथ इसको जोड़ा जाएगा। तीसरी चीज, इसके अंदर आपका डिजी डॉक्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि डॉक्टर जो है वो डिजिटल कंसल्टेशन, जो अभी हमने ई संजीवनी की तरह देखा था, उसी तरह का कुछ काम इस डिजी डॉक्टर के अंदर किया जाएगा।
4th के अंदर आपकी ई फार्मेसी की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी कि जो दवाइयाँ हैं वो भी आपको ऑनलाइन आप ऑर्डर कर दें और ऑनलाइन ही आपके घर पे वो डिलीवर करने के लिए फिर आ जाए। 5वां आपकी टेलीमेडिसिन की सुविधा रहेगी। डिजी डॉक्टर और टेलीमेडिसिन एक ही जैसी चीज़ें हो गई, ठीक है। टेलीमेडिसिन और आपकी प्रोवाइड की जाएगी इसके अंदर 6 चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंडर प्रोवाइड की जा रही है। काम क्या है, बस आपका डायग्नोसिस अच्छे से हो जाना चाहिए। आपकी जो हेल्थ की इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे अवेलेबल होगी तो अच्छा डायग्नोसिस मिल पाएगा, ठीक है। एक और चीज़ इसमें जो डर रहता है वो डर इस बात का है कि आपकी हेल्थ की सारी इंफॉर्मेशन अब किसी एक जगह पे स्टोर्ड है। अगर इस इंफॉर्मेशन का एक्सेस किसी और इंसान को मिल गया तो हो सकता है आपकी प्राइवेसी को थोड़ा सा खतरा हो। तो उसके लिए भी यहाँ पे मेजर्स लिए जाएंगे। और जो ये आपका हेल्थ रिकॉर्ड है, इस हेल्थ रिकॉर्ड की जब तक आप खुद परमिशन नहीं देंगे तब तक कोई डॉक्टर आपके इस हेल्थ रिकॉर्ड को नहीं देख सकता। तो आप इसकी 1 टाइम परमिशन दिया करेंगे डॉक्टर के पास जाने के बाद। डॉक्टर आपके रिकॉर्ड को देखेगा और उस हिसाब से अपना डिसीजन ले लेगा। तो ये सारे के सारे हमारे सितंबर महीने के स्कीम्स और इनिशिएटिव्स थी जो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।